नमस्कार। आज हम शमशेर बहादुर सिंह की कविता की संवेदना और शिल्प पर विचार करेंगे, बातचीत करेंगे। शमशेर बहादुर सिंह आधुनिक हिंदी कविता के सबसे विरल और विशिष्ट कवि हैं। इस मायने में उन्हें विरल कहा जाता है कि वो तमाम काव्य धाराओं से जुड़ते हुए भी अपना एक निजी स्वर लेकर कविता में आते हैं। शमशेर बहादुर सिंह की कविताओं के लिए कहा जाता है कि वह हिंदी और उर्दू के दोआब के कवि हैं। उर्दू में गज़ल लिखते हैं और हिंदी में उन्होंने कविताएं लिखी और बहुत विशिष्ट और महत्वपूर्ण कविताएं उन्होंने लिखी। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव भरने वाले कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह के बारे में कहा जाता है कि उनकी कविता में एक और छायावाद और रोमांटिसिज्म का प्रभाव है, और छायावाद में भी वो सबसे ज़्यादा जिस कवि से प्रभावित हैं वो है निराला। निराला की जो संवेदना है, निराला का जो प्रकृत बोध है, जो ऐन्द्रिक बोध है निराला का, जो काव्य संवेदना के स्वर हैं, उससे शमशेर बहादुर सिंह बहुत प्रभावी हैं। निजी तौर पर उन्होंने कई जगह लिखा भी है इसके लिए कि मैं अपने पूर्ववर्ती कवियों में निराला से सबसे ज़्यादा प्रभावित हूँ। दूसरे, छायावाद में जो भाव संवेदना है, भाव प्रवणता है, उसका असर आपको शमशेर बहादुर सिंह की कविता में दिखाई देता है। लेकिन शमशेर बहादुर सिंह की जो वैचारिकी है कविता की, जो उनकी काव्य की बुनावट है, वो प्रगतिशील चेतना की है। कहना न होगा कि प्रगतिशील चेतना में अगर त्रयी बनती है, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन और त्रिलोचन की, तो उसमें जो दो नए कवि जुड़ते हैं या बाद के कवियों को जोड़ा जाता है, उसमें एक तरफ मुक्तिबोध हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध, और दूसरे महत्वपूर्ण कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। ऐसे में 5 महत्वपूर्ण जो कवि, त्रिलोचन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह और गजानन माधव मुक्तिबोध का नाम लिया जाता है। प्रगतिशील चेतना के तमाम सारे तत्व जो उनकी काव्य संवेदना में दिखाई देते हैं, वो उनकी वैचारिकी के साथ प्रतिबद्ध नजर आते हैं, जिसमें वो मजदूर और किसान या संघर्षशील या श्रमशील जनता की तरफ से अपनी पक्षधरता दिखाते हैं। लेकिन इन सब के बीच में प्रगतिशीलता के आयाम के साथ ही वह अपनी निजी संवेदनाओं के साथ कविता रचते हैं। उसमें वह उस तरह की मुखर राजनीतिक कविताएं उनकी नहीं हैं जैसे कि मुक्तिबोध की हैं, जैसे कि नागार्जुन की हैं, जैसे कि केदारनाथ अग्रवाल की हैं। हाँ, त्रिलोचन के निकट थोड़े हैं वो। त्रिलोचन की जो कविता का प्रभाव है वह भी उनके यहाँ देखा जा सकता है। दूसरी तरफ प्रयोगवाद की जो प्रयोगशीलता है, उसमें भी उन्हें शामिल किया जाता है। प्रयोगवाद, जैसा कि हम सब जानते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने जो तार सप्तक निकाले, जिसमें 3 सप्तक महत्वपूर्ण थे, जिसमें शमशेर बहादुर सिंह को सप्तक के कवि के रूप में भी शामिल किया उन्होंने और उनकी कविताओं को लिया, और उनके बारे में जो लिखा उन्होंने, वो बार बार उनकी भाषा पर, भाषा के नए प्रयोग पर मुग्ध होते हैं। और ये भाषा का प्रयोग उन आम कवियों की तरह नहीं है जैसे कि प्रयोग करने के लिए जो प्रयोग किया गया है, उसे निजी संवेदना के धरातल पर पिरोकर, उसको मांझ कर फिर शमशेर बहादुर सिंह कविताएं लिखते हैं। शमशेर बहादुर सिंह के बारे में कहा जाता है कि उनकी जो प्रमुख कविताएं हैं, प्रमुख जो काव्य संग्रह हैं, उनके नाम कुछ इस प्रकार। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, बात बोलेगी। और बात बोलेगी कविता के बारे में बातचीत करें तो ये कहा जाता है कि उनकी कविता का मोटो या केंद्रीय बिंदु ही है कि बात बोलेगी, हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। वो बातों से ही अपनी कविता कहना चाहते हैं कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को कैसे भरा जाए। दूसरे, जब मानवीय संवेदना के धरातल पर वो कविताओं को रचते हैं या प्रतिबद्ध राजनीतिक चेतना को कुछ ले आने की कोशिश करते हैं, तो उसमें प्रगतिशील चेतना उनके सबसे निकट है। लेकिन प्रगतिशील कवि होते हुए भी वो कैसे उससे विरल कवि हैं, निजी संवेदनाओं के कवि हैं, इस पर उनके समकालीन कवि हैं आलोचक विजय देव नारायण शाही। विजय देव नारायण शाही ने उनके इस काव्य वैशिष्ट के बारे में कुछ यूँ लिखा है कि प्रगतिवाद शमशेर के लिए वह नहीं है जो वह है, बल्कि वह है
जो उनकी निजी ज़रूरत को पूरा करता है। उनकी काव्यानुभूति की बनावट का रंग बनकर काव्यानुभूति और प्रगतिवाद सह अस्तित्व की तरह आते हैं, रिश्ते की संभावना के साथ, अभाव के साथ नहीं। जाहिर है कि प्रगतिवाद अगर शमशेर बहादुर सिंह की कविता में आता है तो वह सह अस्तित्व की तरह आता है। वह प्रगतिवाद वहाँ आकर निजी संवेदना के रूप में घुल मिल जाता है और वह अपने तई प्रगतिशीलता को ग्रहण करते हैं। प्रगतिशीलता के बने बनाए मुहावरे के साथ वो कविता नहीं रचते। ठीक वैसे ही प्रयोगवाद के साथ भी आप ये कह सकते हैं। तो ऐसे में छायावाद से लेकर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता के बीच से गुजरती हुई उनकी कविता एक विरल और विशिष्ट आवाज़ बन के हमारे सामने उपस्थित होती है। उनकी कविताओं के बारे में बार बार ये कहा जाता है कि वह कम से कम शब्दों का प्रयोग करते हैं, चिन्हों का प्रयोग करते हैं, ब्रैकेट्स का प्रयोग करते हैं, कोष्ठक का प्रयोग करते हैं वह, और कई बार इतने कम शब्दों का प्रयोग करते हैं कि अर्थ की गहराई तक पहुंचने के लिए बड़ी कठिनाई होती है। लेकिन शमशेर बहादुर सिंह के काव्य के बुनावट की यह विरलता है, यह विशिष्टता है कि वह अपनी कविताओं में बेजा शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। उनका यह कहना भी है, आत्मकथन में कई जगह उन्होंने लिखा है कि कवि को अनर्गल शब्दों या बेजा शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जितनी ज़रूरत हो उतने ही शब्दों का उसे प्रयोग करना चाहिए, और यही कविता की सार्थकता वो मानते हैं। उनका कहना है, कविता सार्थक वही है जो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव और गहनता के बोध को व्यक्त कर सके। और ऐसे में वो कविता को तमाम सारे ललित कलाओं से जोड़कर देखते हैं। चूँकि उनको ललित कलाएं बहुत पसंद हैं, वो खुद चित्रकार थे, चित्रशाला या कहा जाए चित्रकारी उनको बहुत पसंद थी। तो चित्रकारिता या ललित कलाओं के तमाम सारे रूपों को अपनी कविता में इस तरह से ले आते हैं कि जिसमें वो कविता के मार्फत चित्र बनाने की कोशिश करते हैं, और एक ऐसे चित्र का कोलाज बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें छोटी से छोटी कविता तो होती है, लेकिन उसमें चित्र की पूरी शाला होती है। बड़ी गहराई के साथ उनकी कविता में उतरना पड़ता है, तब उनकी कविता हमें समझ में आती है। उनके बारे में नामुर सिंह ने लिखा है कि वह जिस तरह से कविताएं रचते हैं उसमें वह निजी संवेदना के साथ होते हैं, और वो जो निजी संवेदना इतनी गहरी संवेदना होती है कि जिसमें शमशेर की आवाज़ एक विरल आवाज़ की तरह सुनाई पड़ती है। उसको सुनने के लिए बहुत धैर्य की ज़रूरत होती है। वहाँ वो निजीपन के साथ उपस्थित होते हैं, एकदम विरल, विशिष्ट और गहनता बोध के साथ। और ऐसे में वह जो विशिष्टता है शमशेर बहादुर सिंह की, वह रूप रस गंध के साथ मिलकर, ऐन्द्रिक बोध के साथ मिलकर जिस तरह से कविता रचती है, उसमें आप देखें तो सौंदर्य का एक नया मेयार नज़र आता है। उसमें भावुकता और भाव प्रवणता की नई ताजगी नज़र आती है। जब वह प्रकृति का चित्रण करते हैं, जब वह प्रेम का चित्रण करते हैं, या उन बिंबों का जब चित्रण करते हैं, तब उनकी कविता की यह भावना और संवेदना की इन गहराइयों को समझा जा सकता है। कुछ उदाहरण ज़रूरी हैं उनकी कविता के इन ऐन्द्रिक बोधों को समझने के लिए। जैसे एक पीली शाम, उसमें उनकी ऐन्द्रिकता का बोध, भावों की सघनता और भाव प्रवणता को देखा जा सकता है। एक पीली शाम, पतझर का जरा अटका हुआ पत्ता, शांत मेरी भावनाओं में तुम्हारा मुख कमल, कृष्ण म्लान हारा सा कि मैं हूँ वह मौन दर्पण में तुम्हारे कहीं, वासना डूबी शिथिल पल में स्नेह काजल में, कि लिए अद्भुत रूप कोमलता, अब गिरा वह अटका हुआ आंसू, सांध तारक सा अतल में। इस कविता में एक प्रेमी के रूप में अपने मित्र को जिस तरह से उसकी भावनाओं को, मरणासन स्थिति में जो मित्र है उसके आँखों की जो प्रेम की डोर है, या कहा जाए उसकी प्रेम की जिंदा दिली है, उसको देखते हैं, उसको महसूस करते हैं, और अपने हृदय में कैसे महसूस करते हैं उसको कविता में ले आने की कोशिश करते हैं। और वह निजी संवेदना कैसे गहराई से और अतल गहराई तक उतरती चली जाती है, और यह जो ऐन्द्रियता है, यह जो ऐन्द्रिक बोध है, यह उनकी कविता में एकदम अलग सा है।
इसके अलावा उन्होंने बहुत सारा प्रयोग किया है, और वह जो प्रयोग है जिसमें रंगों को, रंग की संवेदनाओं को और शब्द की संवेदनाओं को और भाव की संवेदनाओं को वो एक साथ कैसे घंघोल देते हैं, कैसे उसमें एक नया रंग पैदा करते हैं। और वो जो रंग है वो शमशेर का अपना रंग होता है, जो निजी संवेदना का रंग होता है, जिसको बहुत गहराई से वहाँ जब हम जाएंगे तब वो आवाज़ हमें सुनाई पड़ती है। एक उनकी कविता है, एक नीला आईना बेठोस। इसमें जो बिंब है एकदम अलग सा बिंब है, उसकी पंक्तियों से समझा जा सकता है। एक नीला आईना बेठोस सी यह चांदनी, और अंदर चल रहा हूँ मैं उसी के महातल के मौन में इतिहास का कण किरण जीवित एक बस। एक पल के ओट में है कुल जहान, आत्मा है अखिल की हट सी। चांदनी में घुल गए हैं बहुत से तारे, बहुत कुछ घुल गया हूँ मैं, बहुत कुछ अब रह गया सा एक सीधा बिंब, चल रहा है जो शांत इंगित सा न जाने किधर। इस कविता में शमशेर अपनी भाषा पर भी बात करते हैं और वो बताते हैं कि वह जो बिंब, जो गत्वर बिंब है, वह मुझे कहाँ ले जा रहा है, किस गहराई तक मैं जा रहा हूँ, मुझे खुद पता नहीं। कहने का तात्पर्य एक चित्रकार की तरह, एक गहरे भावुक और संवेदनशील कवि की तरह इसमें भावना की परत दर परत अंदर वह प्रवेश करते जाते हैं, प्रेम की गहराई में वह प्रवेश करते जाते हैं, और उन चित्रों को जो शब्द के मार्फत वो व्यक्त करते हैं वो बड़ा ख़ास होता है। और जिसमें एकदम नए ढंग से जब इसी कविता में जब वह कहते हैं कि मौन में छुपा इतिहास, तो इतिहास बोध का वो बाह्य स्वरूप है, यहाँ पर बाह्य स्वरूप से ज़्यादा आंतरिक बोध का स्वरूप है, और जो आंतरिक बोध है इतिहास का वो ज़्यादा महत्वपूर्ण कविता को बनाता है। और बार बार वो आत्मा की बात करते हैं, आत्मा के खिलने की बात करते हैं, और आत्मा का जो अखिल स्वरूप है, एक ऐसा स्वरूप जो स्थानीयता से लेकर वैश्विक परिदृश्य तक उपजता है, उन सब की बात इसमें वो करने की कोशिश करते हैं। और प्रेम की गहराई भी इसी मायने में उनकी कविता में हर तरह से आती है कि प्रेम को जितना वो भावना के साथ महसूस करते हैं उतना ही उसको इंद्रियता के साथ महसूस करते हैं, उसमें रूप और रस गंध को भी उतना ही वो महसूस करते हैं। उनकी कविताओं में इन चीज़ों को बार बार देखा जाता है। और खुद वो अपनी कविता के बारे में कहते हैं कि कवि ऐसा होना चाहिए कि जो प्रकृति को, चित्र को और तमाम सारी संवेदनाओं को एक साथ मिलाकर घंघोल देता है, और जो घंघोल देता है तो उससे जो नई चीज़ पैदा होती है वो कविता होती है। और ये जो कविता है, यही कविता शमशेर की महत्वपूर्ण कविता बनती है। कविता में इंद्रियता के बोध के इन स्वरूपों के बारे में बातचीत करते समय मुक्तिबोध के साथ उनको देखा जाता है। मुक्तिबोध फैंटेसी से जिस तरह से रूप रचते हैं, ठीक वैसा ही एक नया रूप शमशेर बहादुर सिंह अपनी कविताओं में रचने की कोशिश करते हैं। शमशेर बहादुर सिंह की कविताओं में जो अनुभवों की चित्रकारी है, उसके बारे में नामवर जी ने उनके प्रतिनिधि काव्य संकलन में जो पंक्तियाँ लिखी हैं वो बड़े काम की हैं। उनको समझने के लिए ज़रूरी है कि उनको पढ़ा जाए, फिर उनका आशय स्पष्ट किया जाए, और उससे उनकी भाषा और उनकी कविता को विशेष रूप से समझा जा सकता है। जिसमें वह लिखते हैं कि कलाकृतियाँ भी शमशेर को संवेदनशील इंद्रिय चेतना को उसी प्रकार उद्बुद्ध करती हैं जैसे सुडौल नारी शरीर और संध्या या उषा की लाली। वान गाग और पिकासो के चित्र देखकर, बाख का संगीत सुनकर जो कविताएं उन्होंने लिखी हैं, उनसे हिंदी कविता में एक नई वृत्ति की शुरुआत हुई। बाद में इस तरह की कविताएं औरों ने भी लिखी, लेकिन अनुकरण अंततः की शुरुआत हुई। बाद में अनुकरण अंततः अनुकरण ही है। चीनी भाषा की चित्रलिपि और ग्रीक वर्णों के रूपाकार का आकर्षण भी इसी सौंदर्य वृत्ति की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। भाषा का रूपाकार भी शमशेर के लिए एक आश्चर्यलोक रहा है। यह कोरी प्रयोगशीलता नहीं, बल्कि कवि की कलानुभूति का अतिरिक्त आयाम है,
कभी कभी ऐसा लगता है कि नारी शरीर भी शमशेर के लिए जैसे एक कलाकृति है, अपने रूपाकार मात्र के लिए आकर्षक। कविता में कला का ऐसा संयोजन और यह वैभव कालिदास के बाद शमशेर के ही काव्य में संभव हो पाया है। शब्द रंग भी हैं, रेखा भी और सुर भी। शब्द में निहित इन संभावनाओं की तलाश जैसी शमशेर में है, अन्यत्र विरल है। इन पंक्तियों में स्पष्ट है कि नामवर जी शमशेर को भारतीय परंपरा के विशिष्ट कवियों से तुलना करते हैं। और हम सब जानते हैं कालिदास अपने जिस विशिष्टता के लिए जाने जाते हैं, संस्कृत साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण कवि कालिदास। कालिदास का जो सौंदर्य चित्रण है, उस सौंदर्य चित्रण के लिए उन्हें विशिष्ट कवि कहा जाता है। और ये नामवर जी ने इन पंक्तियों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि शमशेर की जो कविता है उसमें जो नारी के सौंदर्य का वो चित्रण करते हैं, और वो सौंदर्य सामान्य तरीके से नहीं करते, उसमें जो गहराई है, जो गहनता का बोध है और सौंदर्य की जो पराकाष्ठा है, वह पराकाष्ठा यहाँ पर दिखाई देती है। इसीलिए उन्होंने कालिदास के बाद भारतीय कविता में नारी सौंदर्य को रचने वाले कवियों में सबसे विशिष्ट कवि के रूप में शमशेर को स्थान दिया है। तो ये सहज बात नहीं है, आम बात नहीं है। कारण कि चित्रकारिता पर जिस तरह से वो लिखते हैं, जो स्थापत आप कलाकृति के रूप में बातचीत करते हैं, इन्हीं पंक्तियों में उन्होंने नामवर जी ने लिखा है, तो इससे स्पष्ट होता है कि जब वह नारी की कलाकृति पर कविता लिखते हैं तो उनके लिए वह एक कला की तरह होती है, एक बड़े कला की तरह, जिसमें चित्रकला भी है, जिसमें स्थापत्य कला भी है, जिसमें तमाम सारी कलाएं आपस में जुड़ जाती हैं, और उन कलाओं के भीतर से वो उसमें रंग बनाते हैं और वो रंग शब्द के मार्फत लिखते हैं। और तो जो शब्दों का चुनाव करते हैं शमशेर बहादुर सिंह, वो एक खास शब्द होते हैं, बहुत मजे मजाए शब्द होते हैं, बहुत गहराई से भरे हुए शब्द होते हैं। और वह जो शब्द होते हैं उसमें वो चित्रकारिता के तमाम बड़े बड़े चित्रकारों की कलाकृतियों से वो संवेदना ग्रहण करके अपनी कविता में रूपायित करते हैं। तो आप कह सकते हैं चित्रकला की एक वैश्विक परंपरा, एक वृहद और बड़ी उदात्त परंपरा, जिसको कवि शब्द के मार्फत कविता में उतारने की कोशिश करता है। ये बड़ी कठिन बात है, ये सरल बात नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि और भी लोगों ने तो लिखा, लेकिन वह अनुकरण का अनुकरण ही रहा, वो नकल जैसा रहा, उसमें कोई ताजगी नहीं दिखाई देती। लेकिन शमशेर बहादुर सिंह की कविताओं में वो चित्रकारिता का वह रूप वह संजोते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, उसके बाद एक नई शमशेरियत के साथ, उसकी निजी संवेदना के साथ वह ले आने की कोशिश करते हैं और अपनी कविता में लिखने की कवायद करते हैं, या कहा जाए लिखते हैं उस कविता को, तो वह उनको विशिष्ट कवि का दर्जा प्रदान करती है। इसीलिए यह भी है कि शमशेर को अगर उनकी कविता की कुछ और भी विशेषताओं के बारे में बात किया जाए तो यह कहा जा सकता है कि शमशेर विशुद्ध सौंदर्य के कवि, ऐसा सौंदर्य जिसमें कलाओं का निखार भी है, जिसमें रूप भी है, जिसमें रस भी है, जिसमें गंध भी है, जिसमें प्रकृति भी है। इसके साथ साथ उनकी अपनी निजी संवेदनाओं का भी सौंदर्य है, जो एक नई कल्पना के साथ वो ये नया सौंदर्य रचते हैं। और वह सौंदर्य भारतीय परंपरा से जितना जुड़ा हुआ है उतना ही वैश्विक परंपरा से जुड़ा हुआ है। और उन दोनों परंपराओं से जुड़कर एक मौलिक सौंदर्य वृत्ति या मौलिक सौंदर्य बोध जो उनकी कविता में दिखाई देता है, वह शमशेर बहादुर सिंह की कविता की खूबी है। शमशेर बहादुर सिंह के कविता में भाषा का पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा के बारे में ये कहा जाता है कि हिंदी कविता को जिन कवियों ने ऊंचाई प्रदान की अपनी भाषा से, उसमें शमशेर बहादुर सिंह का नाम सबसे विशिष्ट है। क्योंकि भाषा में नया प्रयोग तो अज्ञेय भी करते हैं। अगर दो कवियों का नाम लिया जाए जिन्होंने भाषिक तरीके से हिंदी कविता को सबसे ज़्यादा समृद्ध किया आधुनिक काल में, या तीन कवियों का नाम लिया जाए तो उसमें मुझे लगता है कि छायावाद में निराला का नाम लिया जा सकता है। और प्रगतिशील कविता की धारा में दो कवि हैं, शमशेर बहादुर सिंह और मुक्तिबोध। मुक्तिबोध अपने पदबंधों के लिए याद किए जाते हैं, लेकिन शमशेर बहादुर सिंह की कविता में जो बिंब आते हैं, प्रकृति का जो बिंब ले आते हैं, प्रेम का जो बिंब ले आते हैं, भाषा का नया रूप ले आते हैं वो, और उन बिंबों में जो कम से कम शब्दों में, जिसे मित कथन
का कवि भी इसीलिए उन्हें कहा जाता है कि कम से कम शब्दों में वह अधिक से अधिक बातें कहते हैं। और बिंबों में जो चित्रात्मकता की जो शैली होती है, जैसे फैंटेसी का रूप दिया मुक्तिबोध ने, फैंटेसी में एक नया प्रयोग किया उन्होंने और बहुत सफल कविताएं उन्होंने लिखी। ठीक वैसे ही ऐन्द्रिकता जिसे कहते हैं, भाषा का जो ऐन्द्रिक बोध है, वो आपको शमशेर बहादुर सिंह के यहाँ बार बार दिखाई पड़ेगा। शमशेर बहादुर सिंह की अनगिनत कविताएं हैं जो उनके भाषा को नए तरह से प्रस्तुत करती हैं, भाषा का नया रूप जो गढ़ती हैं, नए संदर्भों के साथ उन्हें देखा और परखा जा सकता है। उनकी कविता में कई सारी कविताएं हैं। सागर तट नाम की कविता है, उसका जो एक नया बिंब है, उसमें उसकी कुछ पंक्तियां उनकी भाषा को समझने के लिए ज़रूरी है, पढ़ा जाए कि पी गया हूँ दृश्य वर्षा का, हर्ष बादल का, हृदय में भर कर हुआ हूँ हवा सा हल्का, धुन रही थी सर व्यर्थ व्याकुल मत लहरें, वहीं आ आकर जहाँ था मैं खड़ा मौन, समय के आघात से पोली खड़ी दीवारें, जिस तरह गहरे एक के बाद एक सहसा, चांदनी की उंगलियां चंचल क्रोशिये से बुन रही थीं चपल, फेन झालर बेल मानो पंक्तियों में टूटती गिरती, चांदनी में लौटती लहरें बिजलियों सी कौंधती लहरें, मछलियों सी बिछल पड़ती तड़पती लहरें बार बार, स्वप्न में रौंदी हुई विकल सिकता पुतलियों सी मूंद लेती आँख, यह समंदर की पछाड़ तोड़ती है हाड़ तट का अति कठोर पहाड़, यह समंदर की पछाड़। ये इन पंक्तियों में शमशेर बहादुर सिंह लहरों के मार्फत समंदर की जो छवि प्रस्तुत करते हैं, उसमें जो झालरों का प्रयोग करते हैं, जो मछलियों का बिंब जिस तरह से आता है, उसकी जो उसमें जो बिंबों की जो गत्वरता है, वो एक खास तरीके से नए बिंब का रूप ग्रहण करती है। और भाषा का एकदम नया प्रयोग है ये, कि जिसको इसके पहले किसी कवि में इस तरह की भाषा हमें नहीं सुनाई पड़ती या दिखाई पड़ती। ऐसे में शमशेर बहादुर सिंह की कविता में एक तरफ वो राजनीति की प्रतिबद्धता के भी कवि हैं, वर्गीय चेतना भी उनकी कविता में है, लेकिन इन सबसे ज़्यादा उनकी कविता में इंद्रिय बोध है। उनकी कविता में एक सौंदर्य बोध का एक उदात्त दायरा दिखाई देता है। रूप रसगंध के कवि हैं और चित्रकारिता या कहा जाए ललित कलाओं को अपनी कविता में समेटने वाले कवि हैं। और विशिष्ट भावबोध को भाषा में कैसे रूपायित किया जाता है, कैसे शब्दों के मार्फत चित्र कैसे बनाया जाता है, नया बिंब कैसे रचा जाता है, इन सारी चीज़ों को जिस तरह से शमशेर बहादुर सिंह लिखते हैं, वह उस दौर के तमाम कवियों से उन्हें विशिष्ट और विरल कवि बनाती है। वो प्रगतिशील कविता, प्रयोगशील कविता और नई कविता के प्रतिनिधि कवियों में इसीलिए गिने जाते हैं कि उन सारी कविताओं की जो भाव संपदा है उससे तो वो जुड़ते ही हैं, लेकिन उनके उससे जुड़ते हुए भी वो अपनी मौलिक काव्य प्रतिभा और मौलिक भाषा, मौलिक काव्य प्रयोगों के चलते अपनी एक नई पहचान बनाते हैं। धन्यवाद।